गाजियाबाद के बाद अब नोएडा से दिल्ली आना जाना बेहद मुश्किल हो गया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नोएडा प्रशासन ने भी दिल्ली के साथ अपनी सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया है। जरूरी सेवाओं के लिए पास जरूरी होगा, वहीं मीडिया कर्मियों के आई कार्ड अब नहीं चलेंगे। उन्हें पास बनवाने के लिए आज तक का वक्त दिया गया है। इधर कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से उत्तर प्रदेश आने वालों की स्पीड पर ब्रेक लग गया है। मंगलवार सुबह गाजियाबाद से दिल्ली की एंट्री रोकी गई और उसी दिन रात 10 बजे नोएडा प्रशासन ने भी दिल्ली से सटे अपने बॉर्डरों को सील कर दिया। डीएम नोएडा ने पाबंदी लगाते हुए अपने आदेश में लिखा, जनपद गौतम बुद्ध नगर में विगत कुछ दिनों में कई ऐसे व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है जिनका संबंध किसी न किसी कारण दिल्ली से रहा है। चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट से स्पष्ट प्रतीत होता है कि दिल्ली गौतम बुद्ध नगर के मध्य आवागमन करने वाले व्यक्तियों से संक्रमण की संभावना है। अतः व्यापक जनहित में अग्रिम आदेश तक दिल्ली गौतम बुद्ध नगर के मध्य आवागमन को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाता है। लेकिन इस प्रतिबंध से जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को छूट दी गई है, जिसके तहत कोविड-19 कार्यक्रम में पास वाले कर्मचारी अफसर, जरूरी सेवा से जुड़े ट्रांसपोर्ट, एम्बुलेंस सेवा, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोग और पास प्राप्त मीडिया कर्मी। नोएडा से पहले दिल्ली से सटे गाजियाबाद ने भी अपने बॉर्डर सील कर दिए थे, जिसकी वजह से मंगलवार को घंटों दोनों ओर जाम लगा रहा। लॉकडाउन में इस बॉर्डर को सील करने के पीछे गाजियाबाद के वो 6 लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जब इनकी तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये दिल्ली बराबर आते जाते रहते थे। रिपोर्ट थी, उसके आधार पर पूरी तरह से बॉर्डर सील करके और ये जो दिल्ली और गाजियाबाद के बीच का जो आवागमन है उसको डिस्करेज करने के लिए एक निर्णय कर लिया गया और उसके संबंध में एक आदेश पारित किए गए। उस आदेश में बड़ी क्लैरिटी थी कि जो आवश्यक सेवाएं हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं और इसके अलावा जो और अपरिहार्य परिस्थितियां हैं उन पर वो आदेश लागू नहीं होगा, वो पूर्व की भांति चलती रहेंगी। यूपी में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 1300 के आंकड़े के करीब पहुंच गई है। नोएडा में वायरस ने अब तक 102 लोगों को बीमार कर दिया है। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 2000 से ज्यादा है। ऐसे में दिल्ली से सटे इलाके पूरी एहतियात बरत रहे हैं। संक्रमण के खतरे को रोकने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हम लोग दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर गाजीपुर इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए सुबह के 4 बज रहे हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पर पुलिस मौजूद है, पूरी तरीके से सतर्क है, नजर रखी जा रही है हर एक गाड़ी पर। अगर किसी के पास है तभी उसे आगे जाने दिया जा रहा है, लेकिन नहीं तो आप देखिए यहीं से उसे वापस घुमा दिया जा रहा है। जो यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए हैं या जो ट्रक यहाँ पर खड़ा है, इस पे आप देखिए साफ लिखा हुआ है कि जिनके पास होगा उन्हें ही आगे जाने दिया जाएगा। और ये यहाँ पर देखिए एक ऑर्डर डीएम की तरफ से जो है वो यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि यहाँ कौन कौन लोग इसके आगे जा सकते हैं। अगर और आपके पास नहीं है या कोई वैलिड रीजन नहीं है तो आगे नहीं जाने को मिलेगा। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं और कोरोना पे काबू नहीं पाया जा पा रहा है, इसकी वजह से प्रशासन और सख्त होता हुआ नजर आ रहा है और उसकी सख्ती साफ तौर पर जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर देखे जा सकते हैं। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली नोएडा बॉर्डर सील किए जाने के बाद कैसे हैं हालात, आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने मौके से लिया जायजा। देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त हम लोग दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मौजूद हैं। जिला अधिकारी जो नोएडा के जिला अधिकारी हैं, उनके नए आदेश के बाद बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 जगहों पर बैरिकेड लगाया गया है। बैरिकेड 1 पर पहले गाड़ी को रोक लिया जा रहा है। बैरिकेड 1 पर पूरी पूछताछ की जा रही है। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद, पूरी तसल्ली होने के बाद, वैलिड रीजन समझने के बाद या पास होने के बाद ही गाड़ी को आगे जाने दिया जाता है। उसके बाद आगे जो पुलिस के लोग हैं वो लगातार नजर रखते हैं
कि कहीं कोई गाड़ी गलती से निकल कर आगे तो नहीं आ जाएगी, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर बाकायदा जो लेन बनाई गई है सिर्फ एक लेन ही है जहां से गाड़ी आगे जा सकती है, बाकी सभी लेन को बंद किया गया है। इस लेन से जो भी गाड़ी आती है, आप देखें यहाँ पर पुलिस के लोग मौजूद हैं, 4 पुलिस वाले, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर है वो यहाँ पर पहले बैरिकेड पे मौजूद है, और इतनी ही संख्या में पुलिस के लोग आगे मौजूद हैं जिनमें ट्रैफिक पुलिस की भी लोग शामिल हैं। पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है, और जो नया आदेश गौतम बुद्ध नगर के डीएम की तरफ से आया है उसमें साफ कहा गया है कि जिनके पास नहीं होगा, चाहे वो किसी भी इसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हों, उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो कार्ड था वो दिखा करके अब आगे नहीं जाया जा सकता है। अब जो पास इशू किया जाएगा प्रशासन की तरफ से, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रशासन का यह मानना है कि दिल्ली में संक्रमण के मामले थोड़े ज्यादा हैं, और जो लोग दिल्ली से नोएडा डेली ट्रेवल करते हैं उससे नोएडा में भी संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं, क्योंकि नोएडा पहले ही कई सारे इलाके हैं जो नोएडा में हॉट स्पॉट हैं। तो नोएडा में मामलों को कम करने की जो कोशिश है, जो कवायद है प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, और बॉर्डर पर जो सख्ती बरती जा रही है, उनमें से एक ये भी वजह है कि किसी तरीके से जो कोरोना के मामले हैं उनको कम किया जा सके। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। नोएडा और गाजियाबाद प्रशासन का मानना है कि दिल्ली आने जाने वाले लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। वहीं दिल्ली में 6 और पुलिस वाले महामारी की चपेट में आ चुके हैं। जहांगीरपुरी के 6 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में बढ़ते मामलों से नोएडा में संक्रमण को रोकने के लिए डीएम गौतम बुद्ध नगर ने बॉर्डर सील किए जाने का आदेश दिया। इसके कुछ ही देर बाद पुलिसकर्मी लोगों को इसकी जानकारी देने में जुट गए। आपका जो आई कार्ड है ये मान्य नहीं होगा, आज तक जाइए, आपको जानकारी नहीं है। कल से जो मीडिया आपके साथ आएगी, प्रत्येक व्यक्ति का अलग, डीएम साहब और पुलिस कमिश्नर दिल्ली के हो या नोएडा के हो, सबका पास बनवाना पड़ेगा। यूपी के पुलिसकर्मी दिल्ली से आने जाने वालों को रियायत दे रहे थे। मीडिया कर्मियों को 22 अप्रैल को एक दिन की छुट्टी दी गई ताकि वो अपना पास बनवा सके। वहीं अनिवार्य सुविधाएं पहुंचाने वाली गाड़ियों को भी अपना स्पेशल पास बनवाना होगा। ये और आपका आई कार्ड वो नहीं चलेगा, आपको एक अलग पास बनवाना पड़ेगा, डीएम साहब का और पुलिस कमिश्नर का। दरअसल दिल्ली में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मंगलवार को जहांगीरपुरी में 6 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सोमवार को चांदनी महल पुलिस स्टेशन में तैनात 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जबकि 3 पुलिसकर्मी पहले से ही संक्रमित थे। पुलिसकर्मियों के अलावा मीडिया कर्मी भी खबरें जुटाने और देने के सिलसिले में लोगों के बीच मौजूद रहते हैं। ऐसे में उनके संक्रमित होने का भी खतरा बना रहता है। मुंबई में 53 पत्रकारों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने पत्रकारों के लिए मुफ्त जांच के इंतजाम किए हैं। सुबह से हमने पत्रकारों की टेस्टिंग के लिए एक सेंटर चालू किया है। उसकी सारी जानकारी पत्रकारों को और मीडिया हाउसेस को दे दी जाएगी। जो पत्रकार साथी अपनी टेस्टिंग कराना चाहते हैं वहां जाके अपनी फ्री टेस्टिंग करा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले 2 दिनों में 1397 लोगों के सैंपल लिए थे। इनके नतीजे आ गए हैं। इनमें से 78 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने पाया है कि कोरोना संक्रमण से मरने वालों में 80% लोग 50 से अधिक उम्र के हैं। 80% लोग जिनकी मौत हो रही है वो 50 साल से ऊपर की उम्र के हैं, यानी कि 20% लोग 50 साल से कम उम्र के हैं। जवान लोगों की कम मौत हो रही है और ज़्यादा उम्र वालों की ज़्यादा मौत हो रही है। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों की संख्या 3000 के करीब पहुंच गई है। वहीं 84 कंटेनमेंट जोन की पहचान की गई है जहां कोरोना के मरीज पाए गए हैं। आज तक ब्यूरो। उधर महाराष्ट्र में कोरोना ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि वो उसने सीएम के दफ्तर तक को नहीं छोड़ा है, वहां भी दस्तक दे दी है। उद्धव ठाकरे के दफ्तर में तैनात 2 महिला पुलिसकर्मियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि उसने मुख्यमंत्री के दरवाजे पर भी दस्तक दे दी है। मालाबार हिल स्थित वर्षा में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का सरकारी आवास है।
यहाँ तैनात 2 महिला पुलिसकर्मियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इनमें से एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जबकि दूसरी कांस्टेबल। अधिकारियों के मुताबिक उनकी तैनाती कुछ दिनों पहले ही हुई थी। इन्हें रविवार को पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद 6 पुलिसकर्मियों को एहतियात के तौर पर क्वारंटीन में भेज दिया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज भी अपने बांद्रा स्थित निवास मातोश्री में ही रहते हैं, लेकिन काम के सिलसिले में उनका आना जाना वर्षा में ही होता है। मालाबार हिल में कई दूसरे मंत्रियों का भी घर है। इस घटना के बाद मंत्रियों और अहम लोगों के घरों पर तैनात पुलिसकर्मियों के सैंपल लिए जा रहे हैं। इससे पहले मंत्री जितेंद्र अहवाड़ के 2 गार्ड पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद अहवाड़ सेल्फ आइसोलेशन में चले गए थे। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की बात करें तो उसकी रफ्तार बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 552 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से अकेले मुंबई में 419 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कुल मरीजों का आंकड़ा 5218 पर जा पहुंचा है। अब तक राज्य में इस महामारी से 251 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से 19 लोगों ने पिछले 24 घंटे में दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में सोमवार को 150 लोग ठीक भी हुए और कुल मिलाकर 722 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। इस दौरान मुंबई के धारावी में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोमवार को भी यहां से 12 नए मरीज मिले हैं। मुंबई में सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1294 तक पहुंच गई है, लेकिन ये जानकर हैरानी होगी कि इनमें 60% से ज्यादा मरीज जमात से जुड़े हुए हैं। प्रयागराज और रायबरेली से 66 लोग पकड़े गए हैं। इनमें से 16 विदेशी को एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर छिपाए बैठा था। एक तो पहले ही कोरोना वायरस का बढ़ता दायरा पूरे देश के लिए मुसीबत है। रही सही कसर जमात से जुड़े लोग पूरा किए हुए हैं। प्रयागराज में 16 विदेशी समेत 30 लोग धरे गए, सभी जमाती। धरपकड़ शुरू हुई तो छिप गए। सभी विदेशी इंडोनेशिया और थाईलैंड के रहने वाले हैं। जानकर हैरत होगी कि इनको शरण देने वाला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है। पुलिस ने उसे भी दबोचा। प्रोफेसर साहब पर आरोप है कि वो विदेशी नागरिकों को गैर कानूनी तरीके से रखे हुए थे और खुद के दिल्ली के निजामुद्दीन जमात में शामिल होने की जानकारी भी छिपाए बैठे थे। दिल्ली के मरकज में आए जमातियों का छुपना छुपाना और पुलिस की दबिश के बाद उनका पकड़ा जाना अब भी जारी है। प्रयागराज के 2 मस्जिदों से 30 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो कहीं ना कहीं या तो जमात से जुड़े थे या फिर ऐसे लोगों को छुपाकर इन्होंने रखा था। 16 विदेशी हैं और 2 थानों में इनके खिलाफ केस भी किया गया है। हैरत की बात यह है कि इसमें इलाहाबाद के प्रोफेसर का नाम भी सामने आ रहा है। रायबरेली में भी आज 33 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले। यहां भी वही दास्तान, सभी जमात या उससे जुड़े लोग ही हैं। पिछले 2 हफ्ते से क्वारंटीन में रखे गए थे। पहले टेस्ट नेगेटिव आया और अब सब पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1200 के पार पहुंच गया है। इसमें जमात से जुड़े लोगों की संख्या 850 है। अगर जमात से जुड़े लोग वक्त पर खुद ही संभल जाते और बाहर आकर अपना इलाज कराते तो मुमकिन है कि मरीजों की संख्या इतनी न होती, उनके अपने संक्रमण का शिकार न होते। अब भी वक्त है, संभल जाइए और बाहर आकर इलाज कराइए और अपनी जिंदगी के साथ परिवार को बचाइए। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कोरोना से लड़ाई का सबसे मजबूत हथियार माना जा रहा है लॉकडाउन को। पूरे देश में 24 मार्च से लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन 2 में तो सख्ती और बढ़ा दी गई है, लेकिन इस लॉकडाउन के 2 चेहरे हैं। एक तरफ कोटा से छात्रों को लाने के लिए सरकारें खुद लॉकडाउन की धज्जी उड़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ 12 साल की जो मानो मटकब 100 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद दम तोड़ देती है। ये 2 तस्वीरें हैं लॉकडाउन के समय में हुकूमत के दस्तूर की। एक तरफ पैसा है, दूसरी तरफ गरीबी। एक तरफ रसूख है, दूसरी तरफ पेट। एक तरफ डाटा की जरूरत है और दूसरी तरफ रोटी की। हुकूमत को तय करना था वो किधर है, उसने तय कर लिया। हमें डाटा खाने वालों का ख्याल पहले रखना है, रोटी वाले खुद देख।
कोटा को खुलने वाली बसें तो देखी ही हैं आप। योगी आदित्यनाथ के बाद शिवराज सिंह चौहान ने भी 140 बसों का काफिला लाखों की फीस चुकाकर बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना देखने वालों के लिए ग्वालियर से कोटा रवाना किया गया है। बोर्डिंग पॉइंट 4 है और एंट्री पॉइंट है, उन पर संबंधित जो जिले हैं वो अपनी पर्याप्त व्यवस्था है वहाँ पर अरेंजमेंट जो भी बच्चों के लिए आने पर करके रखे हुए हैं। हम पहले दूसरी कहानी दिखाते हैं। हालांकि सरकारें गरीबी को, भूख को, बेकारी को, आंसू को, दर्द को, तड़प और विवशताओं को कहानी मानना बंद कर चुकी है। 12 साल की जमालो मडकम एक आदिवासी बच्ची है नहीं थी, वो मर गई। वैसे गरीबों की मौत के हिसाब नहीं रखे जाते, लेकिन हम चाहते हैं कि सभ्यता की बर्बरता के इतिहास में जमालो मडकम की शिनाख्त बाकी रहे, इसलिए उसकी कहानी आपको सुननी पड़ेगी। तो 12 साल की जमालो मकदम छत्तीसगढ़ के बीजापुर के अपने गांव से तेलंगाना के मिर्च बागानों में काम करने के लिए गई थी। अब ये मत पूछिएगा 12 साल में काम, गरीब बच्चों का बचपन नहीं होता, वो सीधे बड़े हो जाते हैं। तेलंगाना ये सभी लोग मिर्ची तोड़ने गए थे और क्योंकि अभी पूरा रोड ब्लॉक है, इस कारण एक और कोई साधन नहीं मिलने के कारण ये 3 दिन से लगातार वहाँ से पेरूर से पैदल चलते हुए पहाड़ी रास्ते से आ रहे थे। गौर से सुनिएगा ये कहानी और महसूस कीजिएगा अपने सीने के भीतर धड़कते हुए दिल को। 24 मार्च को देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। छत्तीसगढ़ की जमालो मकदम दूसरे मजदूरों के साथ तेलंगाना में फंस गई। लगा 14 को लॉकडाउन उठने के बाद वो लौट सकेगी, लेकिन जब ये 3 मई तक बढ़ गया तो भूख ने कदमों से इम्तिहान देने को कहा। जमालो मडकम 13 लोगों के जत्थे में चल पड़ी। इन 13 लोगों में 3 बच्चे थे और 8 महिलाएं, सब के सब पैदल। फासला 112 किलोमीटर। 16 अप्रैल से 19 अप्रैल तक सब पैदल चलते रहे। 12 साल की जमालो मकदम भी। गांव बस 12 किलोमीटर दूर रह गया था। सब खुश थे, लेकिन जमालो मकदम के पैर लड़खड़ा रहे थे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। अचानक उसे चक्कर आया, वो गिर गई और जमालो मडकम मर गई। कितने दिन से चल के आ रहे थे वहाँ से? 3 दिन में। और खत्म कहाँ पे हुई? ये इधर मधुपाल में। मधुपाल के पास में। अब इन बसों का काफिला देखिए। आपको याद होगा हवाई जहाजों से लोग लाए गए थे, इटली से, ईरान से, दुनिया जहान से। सरकारें आज भी संजीदा हैं, लेकिन केवल अमीरों के लिए। जमालो मडकम जैसे गरीब आदिवासी बच्चों के हिस्से में तो भूख है, गरीबी है और आखिर में मौत है। जो 5 दिन का समय दिया गया प्लेन को, हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं कोई व्यक्ति, रेलगाड़ी का भी कहा गया, तो क्या कारण था कि लॉकडाउन 4 घंटे की नोटिस में कर दिया गया, तो जो प्लेन और ट्रेन में नहीं जा पाए वो कैसे जाते हैं? सोचिएगा कि सरकारों की संवेदना के 2 फाकों के बीच में इस देश के गरीबों का अस्तित्व कहां अटका हुआ है। जीवीएल नरसिम्हा राव यूपी के मुख्यमंत्री से बात करके बनारस से 1000 लोगों को लॉकडाउन की धज्जी उड़ाते हुए हैदराबाद पहुंचा देते हैं। कोटा से छात्रों को लाने के लिए 300 बसें इसी लॉकडाउन में चल जाती हैं। ग्वालियर से 150 बसें लॉकडाउन की धज्जी उड़ाते हुए निकल जाती हैं। और 12 साल की जमालो मडकम अपने घर से 12 किलोमीटर पहले मर जाती है। मुझे लगता है कि एक ही देश में 2 तरीके के नियम कैसे लागू हो सकते हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को इस विषय पर देश के समक्ष अपने संबोधन में बात रखनी चाहिए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो। 100 किलोमीटर तक पैदल चलती रही जमालो, लेकिन माँ बाप तक पहुंची अपनी इकलौती औलाद की लाश। तो क्या ये केवल जमालो की लाश थी? नहीं, हमारी नागरिकता के बोध की भी लाश थी, हमारी सामूहिक संवेदना की भी लाश थी, मानवता के उस भ्रम की भी लाश थी जिसके भरोसे 112 किलोमीटर के सफर पर पैदल चल पड़ी थी जमालो मडकम। आज तक ब्यूरो। बिहार के अररिया में लॉकडाउन में ड्यूटी निभा रहे बिहार पुलिस के चौकीदार ने जब एक अफसर की गाड़ी रोकी तो उसने बदसलूकी की सारी हदें तोड़ डाली। उसने होमगार्ड के जवान से सड़क पर ही उठक बैठक करवाई, जेल में डालने की धमकी दी और चलता बना। हैरानी की बात यह है कि इस बदसलूकी में इलाके का दारोगा भी शामिल था।
पदाधिकारी है, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, हम पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज हैं। ये कथा है एक बेलगाम अफसर के बेशर्म हो जाने की। हुजूर का दीदार कीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी बेशर्मियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। इनका नाम है मनोज कुमार और ओहदा है जिला कृषि अधिकारी, जिला अररिया, बिहार। और ये उठक बैठक लगाते बुजुर्ग हैं गणेश तात्मा। गणेश होमगार्ड के जवान हैं और कोरोना ड्यूटी पर तैनात थे। तो अफसर जी के ललाट पर सुनहरे अक्षरों में छपा हुआ है जिला कृषि अधिकारी। नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा इन मनोज कुमार को लगता है। दौरे पर निकले थे, गाड़ी दनदनाती हुई दौड़ी जा रही थी। गणेश ड्यूटी पर थे, हाथ दिया, कहा हुजूर कर्फ्यू पास दिखा दीजिए, हमें आदेश है। फिर क्या था, मनोज कुमार की आत्मा में बैठा हुआ अफसर सांप हो गया, हुपकारने लगा। पास में दारोगा खड़ा था, उसकी सट्टी पिट्टी गुम। और इसके बाद जो हुआ आपके सामने। हमारे गश्ती में होगा, पदाधिकारी है, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, हम पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज हैं। मनोज कुमार ने न तो गणेश तात्मा की उम्र का ख्याल किया और न ही उनके आत्मसम्मान का। इस बिगड़ैल कृषि अधिकारी के लिए एक गरीब आदमी का आत्मसम्मान जूते का तल्ला था, मसल डाला और दारोगा अफसर का गुलाम हो गया था। पदाधिकारी है, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी। लेकिन इस बिगड़ैल अफसर की ज्यादती यही नहीं रुकी। ये अफसर खुलेआम धमकी देता है और कहता है कि वो कोरोना की ड्यूटी निभा रहे इस जवान को जेल में डलवा देता, और ऐसा न करके वो एहसान कर रहा है। अफसर जी के ऐसे सुनहरे बर्ताव की खबर पटना पहुंची तो बिहार की सरकार शर्मसार हो गई। लेकिन कहती क्या? जांच का अर्थ होगा कि सूक्ष्म तरीके से कौन कौन लोग वहाँ उपस्थित थे। अब आज की दुनिया में तो मोबाइल की दुनिया है, ट्रैकिंग की दुनिया है, लोकेशन मिल जाएगा। इसलिए जिला प्रशासन के जांच पर भरोसा होना चाहिए और जिला प्रशासन ने इमीडिएट इसको संज्ञान में लिया और संयुक्त रूप से जांच का आदेश दिया है, तो उसका फलाफल महत्वपूर्ण होगा। उपकार रहेगा मंत्री जी, लेकिन आपको भी पता है कि एक होमगार्ड के आत्मसम्मान को कुचलने वाले कृषि अधिकारी पर कार्रवाई के मामले में क्या होता है, और अगर कुछ होता है तो अपने ओहदे से गरीबों को रौंदने वालों के लिए ये एक सबक होगा। आज तक ब्यूरो।